मास्टर स्ट्रोक तो बिल्कुल भी नहीं। यदि मास्टर स्ट्रोक होता, तो जिस समय पर किसान दिल्ली बॉर्डर की तरफ गया था, तो वो भारत के प्रधानमंत्री से बात करना चाहता था, भारत के प्रधानमंत्री से अपने मन की बात कहना चाहता था। किसान आंदोलन नहीं होता, अगर ये कानून नहीं होते तो आज आप बीजेपी में होते। नमस्कार, मैं हूं अमन पिलानिया। एक साल के अरसे बाद किसान घर लौट रहे हैं। लंबा समय किसानों को दिल्ली के बॉर्डर्स पर हो गया बैठे हुए। 26 नवंबर 2020 के दिन पंजाब से किसान रवाना हुए थे दिल्ली की, और हरियाणा के किसान भी थे, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान भी थे। एक साल 14 दिन के बाद आज किसान 11 दिसंबर के दिन घर लौट रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, किसानों की जीत हुई है। सरकार ने उनकी मांग मान ली है। मांग मानने के लिए किसानों को भी बहुत सी शहादत देनी पड़ी है। 714 किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए हैं। बहुत से राजनीतिक दलों की बात करें तो अंदर खाते बहुत से राजनीतिक दल किसान आंदोलन को समर्थन भी कर रहे थे, बहुत से राजनीतिक दल किसानों के खिलाफ भी थे। हर लोगों की अपनी अपनी राय थी, विचार थे। कोई किसानों को क्रांतिकारी कह रहा था तो कोई किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहा था। राज्य स्तर की बात करें तो क्षेत्रीय पार्टी भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के समर्थन में थी। वहीं पर कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई संतरी अपने पद को छोड़कर किसानों के साथ लग गया। वहीं पर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के जो जुलाना हलका है वहां से बात करें तो परमिंदर सिंह ढूल, जो बीजेपी का साथ छोड़कर किसानों के साथ आ गए थे और कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी बाद में। हमारे साथ अभी फिलहाल परमिंदर सिंह ढूल जी के बड़े लड़के रविंदर सिंह ढूल है, यह भी बीजेपी पार्टी में थे और एडिशनल जनरल जो एजी का पद छोड़कर हरियाणा सरकार में इनको पद मिला था, उसको छोड़कर किसानों के साथ आए थे। अब फिलहाल कांग्रेस पार्टी में है। इनसे जानते हैं किसान आंदोलन के बारे में, क्या इनके विचार हैं, क्या आगे इनकी पार्टी का एजेंडा रहेगा किसानों के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। लंबा समय हो गया था किसानों को बॉर्डर्स पर, आप भी किसानों के साथ आए थे पद छोड़कर, तो आप क्या कहना चाहेंगे एक साल के बाद जो जीत हुई है किसानों की। देखिए अमन, एक ऐतिहासिक जीत है। पहली बात इसकी, मैं समस्त भारत के किसानों को, मजदूर वर्ग को जो है मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार अहिंसक तरीके से इस आंदोलन को आगे चलाया। उस आंदोलन के कारण एक अहंकारी जो सरकार है, अहंकारी सत्ता को झुका करके अपनी सभी मांगे मनवा करके सभी किसान आज खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। तो ये ऐतिहासिक दिन जो है भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो बीजेपी के नेता की बात करें, मंत्री संतरियों की बात करें, मनोहर लाल खट्टर भी कह रहे थे भाई कानून वापिस नहीं होंगे चाहे कुछ हो जाए। कुछ कह रहे थे किसान नहीं है, मुट्ठी भर किसान है। तो अब नरेंद्र मोदी जी कानून को वापिस लेते हैं तो फिर मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है उन्हीं के नेताओं द्वारा, जो कह रहे थे किसान नहीं मुट्ठी भर किसान है। देखिए मास्टर स्ट्रोक तो बिल्कुल भी नहीं। यदि मास्टर स्ट्रोक होता, तो जिस समय पर किसान दिल्ली बॉर्डर की तरफ गया था, तो वो भारत के प्रधानमंत्री से बात करना चाहता था, भारत के प्रधानमंत्री से अपने मन की बात कहना चाहता था। ना तो प्रधानमंत्री ने उनको कभी मिलने का समय दिया, और ना ही कभी सभ्य भाषा में अथवा अच्छी भाषा का उपयोग किया गया उनके बारे में। भारत के प्रधानमंत्री तक ने उनको आंदोलनजीवी कह करके उनकी हंसी उड़ाई थी, मखौल उड़ाने का काम किया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनका मखौल उड़ाने का काम किया था, और कहाँ-कहाँ तक कहा था कि वे दिल्ली के जा करके ये प्रधानमंत्री को भी मार सकते हैं। इस प्रकार की बेहुदा बातें कह करके जो इनके कार्यकर्ता हैं, इनके नेताओं ने, इनके मंत्री, इनके जो विधायक है, विधायकों ने मोर्चों के ऊपर हमला करवाने तक की कोशिश की, पथराव करवाने की कोशिश की इनके कार्यकर्ताओं ने। तो कुछ भी इनको समझ में नहीं आया। आंदोलन अपनी बुलंदी पर खड़ा रहा, हर प्रकार की बदनामी को छोड़ करके, हर प्रकार प्रकार के प्रचार, दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा को छोड़ करके। तो ये कम से कम नरेंद्र मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है, लेकिन किसानों की ऐतिहासिक जीत जरूर है, जिसने इस सत्ता को, इस अहंकारी सत्ता को, एक ऐसी बेशर्म सत्ता को झुकाने का काम किया है, जो कि आंदोलनकारियों की मांगे मानना दूर, उनका सम्मान तक करना नहीं जानती। आंदोलन की बात करें तो आंदोलन में हम 36 बरादरी की बात करेंगे, व्यापारी वर्ग की बात करेंगे, सभी ने किसी न किसी प्रकार से मदद की। किसी ने पानी की बोतल वहां पर डोनेट की, किसी ने कंबल डोनेट की। वहीं पर हम मीडिया की भूमिका देखते हैं एक साल के अंदर। आप प्रवक्ता भी रहे हैं, पिछली पार्टी की बात करें, लोकदल पार्टी की बात करें या बीजेपी पार्टी, आप डिबेट्स में भी गए हैं। मीडिया की भूमिका किस प्रकार लगती है? जिस प्रकार मीडिया कहती है कि ये खालिस्तानी पाकिस्तानी थे, वही मीडिया आंदोलन जीतने के बाद जब किसान जीत जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी कानून को वापस ले लेते हैं, वहीं पर मीडिया कहती है कि किसानों की जीत हुई। तो दोहरा रवैया किस प्रकार लगता है आपको मीडिया का?
देखिए, मीडिया तो आज भी गलत तरीके से उसका प्रचार करने का प्रयास कर रहा है। मीडिया आज भी जो है इस मामले में नरेंद्र मोदी जी का जो है महिमा मंडन करने का काम कर रहा है। जबकि वह मीडिया जो है इस बात को बड़े अच्छे से जानता है कि किस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी के आदेशों पर जिस प्रकार उन्होंने इस मामले में दुष्प्रचार करने का काम किया, किसानों का मान-मर्दन करने का काम किया, उन्हें खालिस्तानी बताने का काम किया, उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही बताने का काम किया। 1-2 ऐसे 3 ऐसे राज्यों के लोगों को देशद्रोही बताने का काम किया, जो राज्य सबसे ज़्यादा जो है भारत की फ़ौज के अंदर अपने फ़ौजी देने का काम करते हैं। जिन फौजियों ने जो है किसानों की माँगे उठाने का काम किया, उन्हें फ़ौज से निकालने का काम किया गया। इस प्रकार के दुष्प्रचार और नकारात्मक माहौल के अंदर अपना मनोबल बना कर के, अपना सम्मान बचा कर के जो जिस प्रकार किसान इस जंग को जीते हैं, तो उसके लिए बड़े मीडिया को सबसे पहले शर्मिंदा होकर के जिस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री ने किसानों से माफ़ी माँगी है, उसी प्रकार इस देश के मीडिया को भी किसानों से माफ़ी माँगनी चाहिए कि हम हमें माफ़ कीजिए, हमसे गलती हुई आपको पहचानने में और हमने जो किया उसके लिए हम जो है क्षमा प्रार्थी हैं। आप माफ़ी मांगने की बात कहते हैं, वहीं पर कानून वापिस होने के बाद कुछ एंकरों की वीडियो सामने आई और नरेंद्र मोदी को गलत बता रहे हैं कि आपने कुछ किसानों की वजह से कानून वापिस ले लिया और जो ज़्यादातर किसान हैं उनको इस कानून का फ़ायदा नहीं मिल पाया। देखिए उन लोगों को जिनकी वीडियो की बात आ रही है मेरे हिसाब से मैं जानता हूँ उनमें से कइयों को, उन लोगों को इन कानूनों के बारे में कुछ भी नहीं पता। बेसिर पैर की बातें करके जो है हर एक सरकार के एक फैसले को गलत फैसले को सही बता करके कृषि सुधारों के नाम पर कुछ ऐसे कानूनों को इस देश के अंदर भारत सरकार ने थोपने का काम किया था जिनकी पूरी दुनिया में फेलियर के रेट सामने आ चुके हैं। हर एक डेवलप्ड कंट्री में अमेरिका से लेकर के हर कंट्री के अंदर इन कानूनों के दुष्प्रचार सामने आए हैं, दुष्प्रभाव सामने आए हैं, जिसके कारण किसानों को वहां पर नुकसान हुआ है। फेल्ड जो है कानून जो पूरी दुनिया के अंदर जो थे, वो भारत के अंदर आकर के थोपे गए और उन थोपे गए कानूनों को भी जो है डिफेंड करके कृषि सुधारों के नाम पे जो ये काम कर रहे थे, वो पूरी तरह से मैं उनको पत्रकार की श्रेणी में या फिर एक समझदार व्यक्ति की श्रेणी में भी रखता नहीं हूँ मैं। रविंद्र जी, एक पोस्ट देखी थी हमने फेसबुक पर। उस पोस्ट की बात करें तो अखबार का नाम शायद हमें अभी पता नहीं है। उस अखबार में लिखा था कानून वापिस हो गए, किसानों को नुकसान हो गया, जो नरमे का भाव था एकदम गिर गया। आपने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी कि अभी तक तो कानून पर स्टे था, जब कानून ही लागू नहीं हुए तो कानून का फ़ायदा नुकसान कैसे पता चलेगा? दैनिक जागरण ने किया था जिसको आजकल मुखपत्र कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उनके जो मालिक हैं वो भाजपा के राज्यसभा से सांसद भी हैं। तो केवल और केवल अपने मालिक का हक, उनके नमक का हक अदा करने का काम कर रहे हैं। दैनिक जागरण को यही पता नहीं है कि कृषि कानूनों को लागू होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इम्प्लीमेंटेशन को डेफर कर दिया था। और दूसरी बात, जिन रेट को कोट कर रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा रेट पे नरमा बिक रहा था, कानूनों के लागू ना होने के बावजूद भी। तो वो रेट को गिरने को कानूनों को थोप करके एक दुष्प्रचार का दूसरा जो है श्रेणी नंबर 2 शुरू करने का जो प्लान बी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसी के ऊपर इसके मुखपत्र दैनिक जागरण जैसे जो समाचार पत्र है वो काम कर रहे हैं। जैसे कि अब आंदोलन की बात कर रहे हैं हम। किसान आंदोलन के दौरान जेजेपी बीजेपी नेताओं को हरियाणा के किसी गांव में घुसने नहीं दिया गया। उसके दौरान 2 उपचुनाव हरियाणा में हुए, बड़ौदा उपचुनाव, ऐलनाबाद उपचुनाव। बड़ौदा उपचुनाव कांग्रेस जीत जाती है और ऐलनाबाद उपचुनाव की बात करें तो मीडिया में पूरी छाई हुई थी किसानों की जीत की बात करें, या मतलब किसान बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐलनाबाद में किसान जीतेंगे। किसानों की जीत पहले ही दिखाई दे रही थी, किसान जीतेंगे या अभय सिंह चौटाला जीतेगा, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया था। वहीं पर कह रहे थे बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं जीत के हिसाब से ही हम मान कर चलें, क्योंकि जब किसान आंदोलन के चलते बीजेपी 58,000 के करीब वोट ले जाती है, तो उसमें हार कहाँ दिखाई देती है? जो विपक्ष की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी को अब जनता नकार देगी 2024 में, लेकिन उपचुनाव को देखकर लगता है कि कहीं न कहीं अभी भी जनता के बीच में बीजेपी की छवि है। देखिए, मैं आपको पहली बात तो कह दूँ कि निश्चित तौर पे दोनों के दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी इसलिए आ रही है कि किसान मुद्दा जो है पूरी तरह से इस प्रदेश के ऊपर हावी था और उसी कारण से भाजपा को दोनों उपचुनाव के अंदर हार का सामना करना पड़ा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के बड़ौदा में भी वोट बढ़े, भारतीय जनता पार्टी के इलाहाबाद में भी वोट बढ़े। बट वो वोटों को इस चीज़ से तोलना कि जनता भाजपा के साथ है, वो मैं उसको बिल्कुल भी सही नहीं मानता।
कारण ये है कि जिस प्रकार जो है पैसे को बाँट करके और शराब और इस प्रकार का खेल खेल करके बड़ौदा के अंदर इन्होंने वोट बढ़ाने का काम किया। चाहे सिलेंडर मुफ्त में बाँटने का काम हो, चाहे अलग-अलग प्रकार के प्रलोभन देने का काम कांग्रेस हो। की सरकार होती तो वो भी ऐसे ही करती। कोई भी सरकार जब भी होती है, तो सत्ता में सरकारों की एक टेंडेंसी होती है कि किसी भी कीमत पर उपचुनाव को आप ना हारने दें, चाहे उसके लिए किसी प्रकार के भी संसाधनों का उपयोग किया जाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी सरकार है, जिसमें उपचुनाव एक नहीं लगातार 2-2 उपचुनाव भाजपा हारी है, जबकि हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है। करोड़ों रुपए बाँटे गए, नाजायज़ तरीके से वोट खरीदने का काम हुआ, हर प्रकार के काम हुए हैं, बहुत सी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड हुई हैं। तो उसके बावजूद भी भाजपा हारी है, तो हार तो 1 वोट की भी हार होती है। उसको ये कहना कि भई वोट ज़्यादा ले लिए तो हमारी जीत है, तो बिल्कुल नहीं। चुनाव का जो है पत्र जो भी मिलता है इसका निर्वाचन पत्र जो है, वो जीतने वाले को मिलता है, हारने वाले को नहीं मिलता कभी भी। अब बात करें हम आंदोलन की। आंदोलन पहले भी हुए हैं देश में, पहले भी सरकार के द्वारा कुछ मांगों को माना गया है, कुछ पेंडिंग भी है। अभी किसान मोर्चे की बात करें और केंद्र सरकार की बात करें, कुछ एग्रीमेंट हुआ है, भाई कमेटी बनेगी, किसान संयुक्त मोर्चा के भी व्यक्ति होंगे उस कमेटी में, मुआवजा भी दिया जाएगा, बहुत सी कुछ मुख्य मुख्य मांगे हैं जो भी सभी किसानों की सरकार ने मान ली है। क्या लगता है आपको खरी खरी मांग है जो उनकी मेन मेन मांगे हैं वो पूरी होंगी? हाँ, मेन-मेन माँगें तो पूरी हो ही चुकी हैं। देखिए, पहली माँग तो ये थी कि कृषि कानूनों की वापिस हो, चले गए। दूसरी इनकी प्रमुख माँग थी एमएसपी। एमएसपी के ऊपर जो है क्योंकि एमएसपी हरियाणा भारत में 2 या 3 ही राज्यों में दिया जाता है, लगभग पूरे भारत के अंदर एमएसपी वैसे भी अपने स्वरूप के अंदर मौजूद नहीं है। तो सरकार के लिए या फिर कृषि एक्सपर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है कि पूरे भारत के अंदर एमएसपी को एक कानूनी शक्ल दे करके कैसे लागू किया जाए, जबकि पूरे भारत में एमएसपी दिया ही नहीं जाता। एमएसपी मुख्यतः उन प्रदेशों के अंदर दिया जाता है, जहाँ से सरकार जो है एफसीआई जो है खरीद करती है, जो गरीबों को जो है अनाज को बाँटने के लिए, मुख्यतः। तो दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ जो पराली का कानून था कि पराली को जलाने को आपराधिक श्रेणी में रखा गया था, उसे भी वापस लिया जा चुका है। चौथी चीज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल थे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स के अंदर किसानों को इस बात से दिक्कत थी कि उन बिल्स के अंदर जो है किसानों की जो बिजली थी उसको भी कमर्शियल श्रेणी में रख दिया था, उसको भी जो है बाहर किया जा रहा है। तो मुख्यतः जितनी भी किसान आंदोलन की माँगें थी, वो सारी की सारी मानी गई। बाकी आंदोलन के दौरान जो केस दर्ज हुए, तो नेचुरली जब सरकार के साथ में समझौता हुआ है, तो वो केस वापस होंगे ही क्योंकि अधिकतर केस अहिंसक आंदोलन के हैं, उसमें हिंसा का कोई नाम कहीं भी नहीं था, तो इसलिए सरकार को उन केसों को वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोर्ट भी कोऑपरेट करेगी। अब जैसे पेशे से वकील हैं, जैसे जब पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे, जब कोई आम व्यक्ति किसी चीज़ का नुकसान करता है तो उस पे केस लग जाता है। जब सरकार ने सड़कें खोद दी, गड्ढे खोद दिए, तारें लगा दी, तो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से क्या सरकार दोषी नहीं है? निश्चित तौर पे नेशनल हाईवे मैंने नोटिस भी भेजा था मुख्यमंत्री को भी उस समय पर, चीफ सेक्रेटरी को भी। नेशनल हाईवे एक्ट जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई का जो एक्ट है, उसके तहत भी राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है आप एनएचएआई की पहली परमिशन के बिना नहीं खोद सकते हैं, वो भी वैलिड रीजन रिटन परमिशन के बाद में ही आप नेशनल हाईवे को खोद सकते हैं। सरकार ने बिना एनएचएआई की परमिशन के अधिकारियों ने उसको खोदने का काम किया, तो निश्चित तौर पे उन अधिकारियों के ऊपर मुकदमे होने चाहिए, जिन्होंने इस प्रकार गैर कानूनी तरीके से सड़क खोद करके आम जनता के रास्ते को बंद करने का काम किया है। जैसे सर आप बात करें, आपने एडिशनल एजी का पद छोड़ा हरियाणा सरकार में। बहुत कम लोग होते हैं जो इतना अच्छा पद छोड़कर सरकार के साथ छोड़कर, आपके पिताजी भी सरकार के साथ थे, पूर्व विधायक हैं। कैसा लग रहा है? मतलब किसानों की जीत हो गई है कहीं न कहीं, मतलब कहते हैं ना, जो मेहनत की, जिसकी कुर्बानी दी या जो मतलब त्याग दिया, उसका कहीं न कहीं अब फल मिला है। देखिए, जिस दिन हमने छोड़ा था, हम बिल्कुल इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पे जानते थे कि संघर्ष बहुत लंबा होगा और बहुत दूर तक चलेगा। कारण ये है कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा अहंकारी किस्म के व्यक्ति हैं, तो उनके अहंकार को उनको झुकाना बहुत मुश्किल होगा, हमें इस बात का पहले से पता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी मिट्टी का कर्ज हम नहीं चुकाएँगे, तो हमने जब हरियाणा के अंदर इस आंदोलन को मजबूती देने की आवश्यकता थी,
उस समय पर हमने इस पद को इसलिए इसी कारण से छोड़ा था, ताकि हरियाणा के लोगों को भी पता लगे, क्योंकि उस समय तक पंजाब के अंदर तो पूरी जागृति थी। क्योंकि पंजाब के अंदर तो लगातार जब से ये ऑर्डिनेंस आए थे, बिल आने से पहले ऑर्डिनेंस लेकर के आए थे, तो ऑर्डिनेंस के बाद में वहाँ पे जत्थेबंदियां जो है पूरे पंजाब में गांव-गांव जाकर के लोगों को बताया ही थी इन कानूनों के दुष्प्रभाव। तो उसके बाद में जो है जो हरियाणा के अंदर जब इसकी जागृति नहीं थी लोगों को, उस समय पर ये पद छोड़ करके हमने नवंबर के अंदर यात्रा निकली थी। नवंबर से पहले अक्टूबर के अंदर इसलिए हमने छोड़ दिया था कि लोगों के अंदर एक जागृति आए, और हमारा मकसद जागृति लेकर के आना था। और बड़ी खुशी होती है कि हरियाणा के लोगों ने भी इस बात को अच्छे से समझा कि ये कानून उनके लिए घातक थे। अब बात करें हम कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगता है लगातार कि वो किसानों का फायदा ले रहे। बहुत सी क्षेत्रीय पार्टी की बात करें, हरियाणा की बात करें हम, बहुत सी क्षेत्रीय पार्टी या कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो किसान आंदोलन के जरिए अपनी नैया पार लगाने की सोचते हैं, अपना भविष्य देखते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसका कोई फ़ायदा उठा पाएगी। पहली बात, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां जो है इस आंदोलन की पवित्रता को पूरी तरह से समझने में फेल साबित हुई हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर। चाहे वो संविधान के हिसाब से आगे बढ़ने का काम हो, चाहे फिर संसद के अंदर मुद्दे उठाने का काम हो, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ हो, सभी पार्टियां कहीं न कहीं कमज़ोर साबित हुई हैं। और हाँ, वो बात बिल्कुल निश्चित तौर पे मानने की बात है कि भी कांग्रेस पार्टी हो अथवा अन्य पार्टियां हो, सभी पार्टियों ने एक बुलंद तरीके से किसान आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन देने का काम किया है। और क्योंकि राजनीतिक समर्थन था इस आंदोलन को पूरी तरह से, और एक अच्छी बात ये रही कि किसान नेताओं ने कहीं भी स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को नहीं आने दिया। इसी कारण से पूरी तरह से अराजनीतिक और सामाजिक तौर पे आगे बढ़ता गया, और ये आंदोलन सभी पार्टियों का साझा मिला-जुला आंदोलन बन गया। लेकिन यदि विपक्षी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, कुछ करना चाहती है, तो उन्हें आम जनता के अन्य मुद्दे जैसे महंगाई है अथवा जो बाकी मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, इन सभी मुद्दों को प्रमुखता से आगे लेकर के जाना पड़ेगा, यदि उनको ये लगता है कि वो आम जनता के आगे अपने आप को जनहितैषी साबित करना चाहते हैं तो। हम बात करें अब आपके परिवार की बात करें। परमिंदर ढोल के परिवार पर आरोप लगता है कि उन्होंने कांग्रेस इसलिए ज्वाइन किया, कहीं ना कहीं उन्होंने लगा कि किसान आंदोलन का मौका देखकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया कि आगे भविष्य में फायदा उठाया जा सके। मैं आपको पहले ही 1 मिनट पहले कह कर के रहा हूँ, जब कांग्रेस पार्टी ही उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगी, तो हम कांग्रेस पार्टी में जाकर के उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते थे? पहली बात बिल्कुल स्पष्ट। दूसरी बात जो है, हमने बड़ौदा चुनाव के दौरान जो है कांग्रेस के कैंडिडेट को समर्थन इसलिए दिया था, क्योंकि कांग्रेस का ही कैंडिडेट इकलौता वह कैंडिडेट था जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने में सक्षम था। तो इसी कारण से हमने उस समय पर जो चुनाव के समय पर पार्टी छोड़ी थी। हमारे चुनाव तो बहुत दूर हैं अभी। हमें क्या ज़रूरत थी? यदि हमको फ़ायदा ही उठाना होता, तो हम 2023 तक सरकार का हिस्सा रहते, 2023 के बाद में जाते। हमने तो यहाँ पर तो मेरे को एडिशनल एडवोकेट जनरल सरकार ने बनाया था 6 महीने पहले, 6 महीने के अंदर मैंने पद को अगर ठुकरा दिया, जब मैं 5 साल का था मेरा किसान काम। आंदोलन नहीं होता, अगर ये कानून नहीं होते, तो आज आप बीजेपी में होते। किसान आंदोलन नहीं होता, हो सकता है, बिल्कुल बीजेपी में कोई आवश्यक नहीं है कि हम भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें। मैं ये कहना कि भी हाँ, हम छोड़ देते, बिल्कुल भी कोई ज़रूरी नहीं है। कारण ये है कि जनता के हमको काम भी कराने थे, सारी चीज़ें हमारे ऊपर भी एक ज़िम्मेदारी थी। लेकिन सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो थी, अपनी मिट्टी का कर्ज उतारने की थी। जिस प्रकार से एक निर्दयी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इन कानूनों को लागू करने का काम किया। हमने मुख्यमंत्री से मिले, प्रदेश अध्यक्ष से, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मिले, उनसे एक रिक्वेस्ट की हमने, आधिकारिक तौर पे रिक्वेस्ट की। हमने एक मंच बना करके भी मंच ने भी रिक्वेस्ट की। हमारी सभी बातों को दरकिनार किया गया। जब दरकिनार किया गया, उसके बाद में अंत में हमारे पास में कोई और तरीका नहीं था इन कानूनों की जो है गलत चीज़ों को आम जनता के पास लेकर के आने की, ताकि जनता इस बात को समझे कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खेल करना चाह रही है, और उस खेल का हिस्सा हम बिल्कुल भी नहीं हो सकते थे। मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के दौरान इस्तीफा दिया, उसको किस प्रकार देखते हैं? बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम था। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा, एक ऐसा समय था, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इस आंदोलन के अंदर 3-4 ऐसे पल आए
जबकि आंदोलन कमजोर पड़ना शुरू हुआ, उस आंदोलन को मजबूती देने की आवश्यकता थी। जब हरियाणा के अंदर किसान आ रहे थे, पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ जा रहे थे, उस समय मजबूती की जरूरत थी। फिर दूसरी बार मजबूती की तब जरूरत थी जब जनवरी 2021 के दौरान जो है कुछ लोगों ने दिल्ली के अंदर हिंसा की, और उस हिंसा को किसान आंदोलन के साथ में गोदी मीडिया ने या फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ जोड़ने का काम किया। तब किसान आंदोलन को मजबूती की जरूरत थी। उस समय पर अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया। जब राकेश टिकैत जी के जो आंसू थे, उसने पूरे देश ने जब उसको देखा, उसके बाद में उन्होंने एक आंदोलन का एक नया ही रूप खड़ा हो गया, सभी चीजों को तोड़ते हुए लेकिन बड़ा काम वहीं किया। पर आपकी पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा आरोप लगाते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए मतलब इस्तीफा दिया, कहीं ना कहीं सरकार के साथ साठगांठ थी अभय सिंह चौटाला की, बचने के लिए कहीं ना कहीं इस्तीफा दिया। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, मैंने आपने पहला आप प्रश्न, दोहरी बात कह रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। आपने पहला प्रश्न किया कि अभय सिंह जी के इस्तीफे से किसान आंदोलन को मजबूती मिली अथवा नहीं। इसका उत्तर हाँ, मजबूती मिली। अब दूसरी चीज जो है, अविश्वास प्रस्ताव जो है नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, जिस प्रस्ताव के दौरान बहुत आवश्यक था कि हरियाणा के सभी विधायक जो हैं एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ विधानसभा में आधिकारिक मंच से बोलें, और आधिकारिक मंच से बोलने के बाद में सरकार को घिरने का काम करें। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से कुछ ही दिन पहले का जो दिया गया इस्तीफा है, उसने कहीं ना कहीं वो जो है आधिकारिक मंच से उनको बोलने से वंचित किया। अगर उनको इस्तीफा देना था अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी दे सकते थे, तो उनकी बात भी गलत नहीं कही जा सकती। धन्यवाद जी। थैंक यू। दोस्तों, ये थे हमारे साथ रविंदर सिंह ढूल। इन्होंने भी एडिशनल एजी के पद से इस्तीफा दिया। हरियाणा सरकार में एडिशनल एजी थे बीजेपी सरकार में, जब ये पार्टी में थे। बहुत से नेताओं ने बीजेपी पार्टी का साथ छोड़ा, जेजेपी पार्टी का साथ छोड़ा, बहुत से वर्करों ने भी साथ छोड़ा किसान आंदोलन के चलते। इस जीत होने के बाद आज किसान घर लौट रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब हर इंसान के अंदर खुशी है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद किसान अपने घर लौट रहे हैं। रविंदर सिंह ढोल ने अपने विचार रखे किसान आंदोलन पर, क्या क्या उनके विचार थे, क्या क्या किसान आंदोलन में घटित हुआ, क्या क्या मीडिया की भूमिका रही। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पंचकुला से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।